भारत में हम सब ने कभी ना कभी तो रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार किया ही है। बिल्कुल। वो डिस्प्ले बोर्ड पर अपनी ट्रेन के आगे डिलेड लिखा देखना, और फिर चाय की न जाने कितनी प्यालियां खत्म हो जाती हैं। 1 घंटा 2 घंटे, कभी कभी तो मतलब पूरी पूरी रात। ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा सा है। पर आज हम जिस कहानी के पड़ताल कर रहे हैं वो लेट लतीफी की हमारी और आपकी कल्पना से कोसों दूर है। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हंसाती भी है और हैरान भी करती है। सही। और इसके जरिए हम भारतीय रेलवे के उस विशाल, जटिल और अदृश्य नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो देश को चलाता है, मालगाड़ियों का नेटवर्क। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मालगाड़ी की जिसे विशाखापट्टनम से उत्तर प्रदेश के बस्ती तक पहुंचे में सिर्फ 42 घंटे लगने थे। सिर्फ 42 घंटे? लेकिन उसे लगे 3 साल 8 महीने और 7 दिन। अविश्वसनीय है। जानने के लिए कि आखिर एक पूरी की पूरी ट्रेन इस सिस्टम में गुम कैसे हो गई, और ये अकेली घटना हमें देश की इस जीवन रेखा के बारे में क्या बताती है। और हमारी ये जो पड़ताल है वो इस ट्रेन के सफर के बारे में उपलब्ध जानकारी पर ही आधारित है, जो हमें इस अनोखी घटना की एक एक परत खोलने में मदद करेगी। तो कहानी शुरू होती है साल 2014 में। जगह है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह। एक मालगाड़ी पर 1316 बोरियां लदी हैं। मंजिल है करीब 1400 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला। और इन बोरियों में कोई आम सामान नहीं था। नहीं, किसानों के लिए डीएपी उर्वरक भरा हुआ था। यहाँ पर 1 मिनट रुकना जरूरी है। ये डीएपी उर्वरक मतलब डायमोनियम फॉस्फेट, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सालों साल रखी जा सके। अच्छा। हाँ, किसान इसे फसल की बुआई के ठीक बाद इस्तेमाल करते हैं, जड़ों को मजबूती देने के लिए। इसकी एक तय समय सीमा होती है, एक शेल्फ लाइफ शुरू हो गई थी। बिल्कुल रेलवे को ये पता था कि अगर वे लेट हुए तो ये माल किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। किसानों के लिए इसका मतलब था कि अगर ये खाद बुआई के मौसम में नहीं मिली तो वो उनके लिए अगले सीजन तक बेकार है। तो ये सिर्फ बोरियां नहीं थी, ये हजारों किसानों की उम्मीद थी। हाँ, उनकी फसल का भविष्य था जो उस ट्रेन पर लदा हुआ था। और अनुमानित सफर का समय था सिर्फ 42 घंटे, यानी 2 दिन से भी कम। 2 दिन से भी कम। यार 42 घंटे और लगे 3.25 साल। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो किसी रहस्य से कम नहीं है ना। बिल्कुल। ट्रेन विशाखापट्टनम से निकल तो गई, लेकिन बस्ती कभी पहुंची ही नहीं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। और ट्रेन का कोई अता पता नहीं। वो सचमुच रास्ते में कहीं खो गई। ये खो जाना शब्द ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हाँ, जाहिर है 50 डिब्बों की एक लोहे की ट्रेन कोई हवा में तो गायब नहीं हो सकती। वो कहीं ना कहीं तो देश के विशाल रेलवे नेटवर्क पर मौजूद थी। तो फिर इसका मतलब है कि ट्रेन असल में लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक प्रणाली के जाल में गुम हो गई थी। लेकिन खो गई का मतलब क्या है? मतलब कंट्रोल रूम में कोई बड़ी सी स्क्रीन नहीं होती जिस पर लाल बत्ती जल रही हो कि ट्रेन नंबर XYZ पिछले 6 महीनों से एक ही जगह खड़ी है। आज के जमाने में ये कैसे मुमकिन है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। आज हमारे पास बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन 2014 के दौर में, और वो भी खासकर मालगाड़ियों के लिए, सिस्टम उतना ऑटोमेटेड नहीं था। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। आप सोचिए, रोजाना 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें और 9,000 से ज्यादा मालगाड़ियां। हाँ, ये एक विशाल महासागर के तरह है। इस महासागर में एक मालगाड़ी अगर किसी छोटे स्टेशन के साइडिंग यार्ड में खड़ी कर दी जाए और उसका कागजी रिकॉर्ड कहीं अटक जाए तो वो प्रशासनिक रडार से सचमुच गायब हो सकती है। बिल्कुल। और इसी गायब होने को लेकर उस वक्त कई मजाकिया किस्से भी चले। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक लोग कहने लगे थे शायद गूगल मैप्स भी इसे खोजते खोजते थक गया। यहाँ तक कि कुछ अफसर भी आपस में मजाक कर रहे थे कि कहीं ये मालगाड़ी चंद्रयान 2 वाले रास्ते तो नहीं चली गई। ये मजाक ही दिखाता है कि ये घटना कितनी अविश्वसनीय थी। सही। और रेलवे के रिकॉर्ड में सालों तक बस एक ही लाइन लिखी रही, नॉट अराइव्ड, यानी पहुंची नहीं। ये 2 शब्द उस पूरी सप्लाई चेन के टूटने का प्रतीक हैं। आप सोचिए, विशाखापट्टनम में बैठे अधिकारी मान रहे होंगे कि ट्रेन अपने रास्ते पर है। बस्ती में बैठे लोग इंतजार करते करते भूल चुके होंगे। और इन दोनों के बीच वो ट्रेन शायद किसी अनजान यार्ड में खड़ी धूल फांक रही थी, सिस्टम की फाइलों में दबी हुई। और फिर अचानक एक दिन किसी चमत्कार की तरह साल 2018 में, 3.25 साल बाद, बस्ती स्टेशन पे खबर आई वो विशाखापट्टनम वाली मालगाड़ी पहुंच गई है। मैं तो कल्पना कर सकता हूँ वहां के कर्मचारियों की हालत। बिल्कुल। जो फाइलें बंद हो चुकी थीं, उन्हें दोबारा खोला गया होगा। हाँ, कल्पना कीजिए उस स्टेशन मास्टर की जिसके रिकॉर्ड में ये ट्रेन सालों से लापता के तौर पर दर्ज थी। अचानक उसका सामने आ जाना
किसी भूली बिसरी अविश्वसनीय कहानी के सच हो जाने जैसा रहा होगा। शायद पहले तो उन्हें लगा होगा कि कोई मजाक कर रहा है, बिल्कुल। और लोगों की प्रतिक्रियाएं तो और भी मजेदार थी। एक बुजुर्ग ने ताना मारते हुए कहा, अरे मेरे पोते की उम्र बढ़ गई लेकिन ट्रेन आज भी वही पुरानी है। रेलवे के कर्मचारी भी आपस में हंस रहे थे कि ये ट्रेन रुकी नहीं थी, बस स्लो मोशन में चल रही थी। वो एक ऐसा पल था जहां हैरानी, मजाक और सिस्टम पर एक गहरा व्यंग सब कुछ एक साथ मिल गया था। पर इस सारे हास्य और मजाक के पीछे एक बहुत गंभीर और दुखद सच्चाई भी छिपी है। हाँ, और वो है इस देरी का असल परिणाम। क्या हुआ? जब तक ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची तब तक उन 1316 बोरियों में भरा हुआ डीएपी उर्वरक अपनी सारी रासायनिक शक्ति खो चुका था। मतलब वो अब किसानों के किसी काम का नहीं था। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब पूरी मेहनत, डीजल का खर्च, ट्रैक का इस्तेमाल, लाखों रुपए का माल, सब कुछ बर्बाद। सब बर्बाद, सिर्फ इसलिए कि ट्रेन समय पर नहीं पहुंची। ये तो चोरी या किसी हादसे से भी बदतर नुकसान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अक्षमता के कारण हुआ भारी आर्थिक नुकसान है। यहाँ किसी ने माल चुराया नहीं, आग नहीं लगी, कोई दुर्घटना नहीं हुई, बल्कि समय ने ही उस माल की पूरी कीमत खत्म कर दी। लॉजिस्टिक्स की विफलता ने एक उपयोगी उत्पाद को महज मिट्टी के ढेर में बदल दिया। ठीक है, तो ट्रेन पहुंच गई, माल बेकार हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा है जो शायद सबके दिमाग में होगा। आखिर ऐसा हुआ कैसे? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। 3.25 साल तक एक ट्रेन का यूं पड़े रहना किसी एक गलती का नतीजा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि कई व्यवस्थागत कारणों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ मुख्य वजहों की ओर इशारा करती है जो एक एक करके इस ट्रेन के सफर में जुड़ती गई। तो पहली वजह तो साफ है और हम सब इससे वाकिफ हैं, यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। अगर एक ही ट्रैक पर एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी है तो मालगाड़ी को रोककर पैसेंजर ट्रेन को पहले निकाला जाएगा। हाँ, और ये रोकना सिर्फ कुछ मिनटों का नहीं होता। जरा सोचिए, एक मालगाड़ी किसी छोटे स्टेशन के साइडिंग यार्ड में खड़ी है, उसके बाद एक के बाद एक 4-5 एक्सप्रेस ट्रेनें, राजधानी, शताब्दी निकलनी है, तो वो वहीं घंटों खड़ी रह सकती है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि उस ट्रेन के क्रू का ड्यूटी का समय खत्म हो गया। ओहो। अब नया क्रू आने तक 8-10 घंटे और लगेंगे। देखिए कैसे कुछ घंटों की देरी पूरे एक दिन की देरी में बदल गई। और ये तो सिर्फ एक स्टेशन की बात है। अपने 1400 किलोमीटर के सफर में न जाने वो कितने स्टेशनों पर इसी तरह रुकी होगी। सही कहा। दूसरी वजह बताई गई है कि मालगाड़ियों के रूट अक्सर बदले जाते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। यात्री ट्रेनों का रूट लगभग पत्थर की लकीर होता है। हाँ। लेकिन मालगाड़ियों को ट्रैफिक, ट्रैक की उपलब्धता या किसी और प्राथमिकता के आधार पर अक्सर दूसरे लंबे रूट पर भेज दिया जाता है। और हर बार जब रूट बदलता है तो देरी की संभावना और बढ़ जाती होगी। और साथ ही प्रशासनिक भ्रम की भी। और तीसरा कारण जो जमीनी हकीकत से जुड़ा है वो है लोडिंग अनलोडिंग में लगने वाला समय। हाँ, खासकर छोटे स्टेशनों पर जहां आधुनिक मशीनें नहीं होती। लेकिन इस मामले में जो चौथा कारण है वो शायद सबसे बड़ा विलन है, कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क। हाँ, पेपर वर्क। भारतीय रेलवे में आज भी बहुत कुछ कागज पर चलता है, जिसे रेलवे रसीद या आरआर कहते हैं। ये वो दस्तावेज है जो साबित करता है कि माल किसके पास है और उसे कहाँ जाना है। तो आप ये कह रही हैं कि हो सकता है कि ट्रेन तो किसी यार्ड में खड़ी थी, लेकिन उसके कागज किसी बाबू की मेज पर किसी फाइल के नीचे दबे रह गए। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। जब तक वो कागज आगे नहीं बढ़ते, ट्रेन को आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं मिलता। ये एक भौतिक अड़चन है। तो ट्रेन बस इंतजार करती रही। हाँ, हो सकता है कि ट्रेन एक जोन से दूसरे जोन में गई हो और दोनों जोन के बीच समन्वय में कमी रही हो। ट्रेन एक स्टेशन पर छोड़ दी गई और उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसी भ्रम में महीने गुजर गए। तो ये किसी एक व्यक्ति की भूल नहीं, बल्कि एक विशाल नौकरशाही की सुस्ती का नतीजा है। बिल्कुल। वो ट्रेन सिस्टम की याददाश्त से ही लगभग बाहर हो गई थी। ये वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन इस पूरी अजीबोगरीब कहानी के बीच हमारे स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है। मालगाड़ियां ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है और इस एक कहानी के आधार पर हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। सही। अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने का असल मतलब ये है कि ये वही ट्रेनें हैं जो देश के कोने कोने में मौजूद बिजली घरों तक रोजाना लाखों टन कोयला पहुंचाती हैं, जिससे हमारे घरों में और उद्योगों में बिजली आती है। बिल्कुल। और करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए अनाज,
उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे स्टील, सीमेंट, ये सब भी? ये सब इन्हीं मालगाड़ियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो इनका महत्व बहुत ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, भारतीय रेलवे हर दिन जो माल ढोता है वो कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से ज्यादा का होता है। यात्री ट्रेनों से रेलवे को जो कमाई होती है उससे कहीं ज्यादा कमाई माल ढुलाई से होती है। अच्छा। हाँ, यही पैसा यात्री ट्रेनों को दी जाने वाली सब्सिडी में मदद करता है। तो ये सिस्टम जो हमें इस एक कहानी में धीमा और थोड़ा हास्यप्रद लग रहा है, असल में देश की आर्थिक जीवन रेखा है। तो ये कहानी एक अपवाद है, नियम नहीं। बिल्कुल, ये उस विशाल और जरूरी प्रणाली के भीतर मौजूद समस्याओं का एक चरम, एक असाधारण उदाहरण है। ठीक है। पूरा सिस्टम खराब है, बल्कि ये बताता है कि जब सिस्टम के कुछ हिस्से विफल होते हैं तो परिणाम कितने अजीबोगरीब हो सकते हैं। उस विशाल महासागर में यह एक अजीबोगरीब बूंद थी जो कहीं खो गई। लेकिन ये हमें उस महासागर की गहराई और जटिलता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये एक ऐसी मालगाड़ी की दास्तान है जिसका 42 घंटे का सफर लगभग 4 साल में पूरा हुआ। एक ऐसी ट्रेन जो व्यवस्था की भूल भुलैया में खो गई और जब वापस मिली तो उसका सामान अपनी कीमत खो चुका था। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोत में आखिर में मजाकिया अंदाज में कहा गया है, अगली बार जब कोई कहे यार ट्रेन लेट है, उसे ये कहानी सुनाकर कहना, भाई कम से कम 3 साल वाली तो नहीं है। ये कहानी हमें हंसाती जरूर है, पर ये हमारे लिए एक बहुत गहरा विचार भी छोड़ जाती है। क्या? मैं ये सोच रही थी कि ये कहानी साबित करती है कि 21वीं सदी की तकनीक के बावजूद लॉजिस्टिक्स की सबसे बड़ी चुनौती आज भी इंसानी प्राथमिकता और प्रशासनिक जड़ता ही है। हम सैटेलाइट से वैगन को ट्रैक कर सकते हैं, हम रियल टाइम डेटा देख सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी नीतियां और जमीनी प्रक्रियाएं माल ढुलाई को वो प्राथमिकता नहीं देती जिसकी वो हकदार है, तब तक ऐसी ट्रेनें सिस्टम में खोती रहेंगी। मतलब ये समस्या सिर्फ रेलवे की नहीं है। नहीं, ये हर उस बड़े सिस्टम के लिए है जो तकनीक और इंसानी प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये समस्या तकनीक की नहीं, बल्कि उस तकनीक को इस्तेमाल करने वाली सोच और व्यवस्था की है।